भावी पीढ़ी समुन्नत स्तर की कैसे बने। सामान्यतः ये समझा जाता है कि मनुष्य के शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ होने में आहार विहार का और मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान होने में शिक्षा व्यवस्था का हाथ होता है। आमतौर से दोनों प्रकार की समर्थताएं प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के उपाय भी अपनाए जाते हैं। शरीर को स्वस्थ सुदृढ़ बनाने की इच्छा होते ही पौष्टिक आहार एवं व्यायाम, संयम, ब्रह्मचर्य जैसे साधनों को जुटाया जाता है। स्वयं विद्वान बनने या स्वजन संबंधियों को बुद्धिमान बनाने के लिए अध्ययन अभ्यास का उपक्रम अपनाया जाता है। ज्ञान वृद्धि के लिए सत्संग, स्वाध्याय का और कला कौशल की प्रवीणता के लिए अभ्यास, अनुभव का आश्रय लिया जाता है। ये उपयुक्त भी है और प्रचलित भी। इतने पर भी इस मार्ग में एक भारी असमंजस ये बना रहता है कि बहुतों की मूल प्रकृति ही कुछ विचित्र होती है और उन पर इन उत्कर्ष प्रयत्नों का कोई कारगर परिणाम प्रस्तुत नहीं होता। मंदबुद्धि, चंचल, उद्यत, अनगढ़ प्रकृति के ऐसे कितने ही व्यक्ति पाए जाते हैं जिन पर उपयुक्त शिक्षण का प्रभाव नगण्य जितना ही होता है। यही बात शारीरिक विकास के संदर्भ में भी होती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई मोटाई अपनी निजी विलक्षणताओं के साथ जुड़ी होती है। कई ठिगने दुबले शरीर वाले ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी खिलाया या कराया जाए अपनी निजी विशेषता से बहुत अधिक आगे पीछे नहीं हटते बढ़ते। साधनों की असमर्थता वहां भी प्रकट होती है जहां दरिद्र परिवारों के व्यक्ति भी लंबे, तड़ंगे और भारी भरकम पाए जाते हैं, जबकि साधन संपन्न परिवारों में जन्मे पले व्यक्ति भी दुबले, ठिगने एवं शारीरिक दृष्टि से असमर्थ जैसी स्थिति में बने रहते हैं। विकास साधनों की उपयोगिता, आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। वे अपना काम करते हैं और करना चाहिए। इतने पर भी ये असमंजस अपने स्थान पर यथावत ही बना रहता है कि मनुष्य की अपनी निजी विशेषता एक सुनिश्चित तथ्य जैसी बनकर भारी चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहती है और बहुत हिलाने डुलाने, उठाने बैठाने का प्रयत्न करने पर भी उत्साहवर्धक परिणाम उपलब्ध करने के मार्ग में बाधा ही बनी बैठी रहती है। देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास में मनुष्य की निजी विशेषता का असाधारण महत्व है। सुधार प्रयत्नों से उस पर सीमित प्रभाव ही होता है और परिवर्तन भी यत्किंचित ही हो पाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के चेहरे, रंग एवं कार्यशक्ति पर दृष्टिपात किया जा सकता है। अफ्रीका के निग्रो, यूरोप के गोरे, चीन के मंगोल, अरब के तगड़े, कांगो के बौने एकत्रित करके ये जाना जा सकता है कि उनकी आकृति ही नहीं, प्रकृति में भी भारी अंतर पाया जाता है। चेहरा, नाक, आंख, होठ, दांत, बाल, नाखून जैसे अंगों को देखकर ये जाना जा सकता है कि ये भिन्नता उन समुदायों की निजी विशेषता है। इसका परिस्थितियों या साधनों से कोई सीधा संबंध नहीं है। काले नेग्रो अमेरिका जैसे शीत प्रधान देशों में गोरों के बीच बसते हुए भी अपने रंग और चेहरे को पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनाए रहते हैं। इसी प्रकार गोरे लोग दक्षिणी अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में शताब्दियों से बसे होने पर भी काले नहीं हुए। उनकी संतान गोरे रंग की तथा माँ बाप जैसे चेहरों की ही होती है, जबकि पड़ोस में बसे मूल निवासी अपने काले रंग, घुंघराले छोटे बाल, चौड़ी नाक, मोटे होठ जैसी विशेषताएं यथावत बनाए रहते हैं। संतान इसी प्रकार उत्पन्न होती रहती है। इससे प्रतीत होता है कि प्रांत, क्षेत्र, वातावरण आदि का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक स्थिति पर उतना नहीं पड़ता जितना कि वंश परंपरा का। पख्तूनिस्तान के पठान बंगाल में बस जाने पर भी प्राय वैसी ही पीढ़ियां बनाए रहते हैं और दुबले बंगाली पख्तूनिस्तान में बस जाने पर भी अपने वंशजों के काय कलीवर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाते। यही बात बौद्धिक संरचना के संबंध में भी है।
मारवाड़ी, बंगाली, द्रविड़, केरली, ब्राह्मण, कायस्थ, आदिवासी जैसे वंशजों के चिंतन, स्वभाव, कौशल, स्वर, चातुर्य आदि पर एक विशेष आवरण चढ़ा पाया जाता है। यूं सुधार प्रयत्नों का कुछ लाभ तो होता ही है, पर जन्मजात विशेषता में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। एक ही पेड़ पर रहने वाले, एक ही वातावरण में पलने वाले, एक जैसा आहार करने वाले पक्षियों की आकृति और प्रकृति का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। पशुओं, पक्षियों से लेकर कृमि कीटकों तक के अगणित प्राणी पास पड़ोस में बसते और एक ही प्रकार के साधनों पर निर्भर रहते हुए भी अपनी मौलिक विशेषताएं बनाए रखते हैं और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं। इसे वंश परंपरा कहते हैं। वंश परंपरा की चर्चा यहाँ इसलिए की जा रही है कि अगले दिनों मानवीय विकास के लिए किए जाने वाले प्रबल प्रयत्नों में यही कठिनाई सबसे अधिक आड़े आएगी कि परंपरागत आकृति एवं प्रकृति में हेर फेर कैसे किया जाए। धीमी गति से यत्किंचित सुधार होते चलने की प्रतीक्षा करते रहना अब इस प्रगति युग में संभव नहीं। न इतना धैर्य है और न ही इतना अवकाश अवसर कि वंश परंपरा के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन की आशा लगाए बैठा रहा जाए और सुधार प्रयत्नों से होने वाले अत्यंत धीमे परिवर्तन पर संतोष किया जाए। विकासवाद के अनुसार प्राणियों को आदिमकाल से लेकर अर्वाचीन परिणति तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगे हैं और उतार चढ़ावों से होकर गुजरना पड़ा है। ये प्राणियों की मनस्थिति और प्रकृतिगत परिस्थितियों के तालमेल का परिणाम हुआ। अब इसमें एक कड़ी प्रशिक्षण की सुधार प्रयत्नों की और जोड़ी जा सकती है जो प्राणी विकास से भूतकाल में नहीं जुड़ सकी। इतने पर भी प्राणियों की अपनी निजी विशेषता इतनी हठीली है कि उसे द्रुत गति से बदल पाने और समय की मांग को पूरा कर सकने के लिए सहमत करना नितांत कठिन है। अन्य प्राणियों की आकृति प्रकृति में अंतर हो सकता हो तो उनके स्वयं के लिए तथा विश्व व्यवस्था के लिए कितना उपयुक्त होगा। उस प्रसंग को छोड़ दें तो भी मानवीय प्रगति की जो आकुल व्याकुल आवश्यकता समझी जा रही है, उसकी पूर्ति में प्रधान अवरोध वंश परंपरा की हठवादिता ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण प्रशिक्षण और साधन का प्रबंध करने पर भी अभीष्ट सफलता मिलती नहीं दिख रही है। मानवीय प्रकृति के 4 अंग हैं: कायिक बलिष्ठता, मानसिक कुशाग्रता, मान्यताएं एवं आदतें और आकांक्षाएं एवं संवेदनाएं। सुधार प्रयत्नों से इन चारों विभूतियों में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। तो भी इतना तो मानना ही होगा कि वंश परंपरा से चली आ रही निजी विशेषताओं में आवश्यक हेरफेर किए बिना सुधार प्रयत्नों में सीमित प्रगति ही संभव हो सकेगी और उसकी गति बहुत ही धीमी होगी, खासतौर से तब जबकि इन विशेषताओं को एक साथ विकसित करके नवयुग के अनुरूप समान व्यक्तित्व संपन्न, परिपूर्ण, सुविकसित, समर्थ, समुन्नत एवं सुसंस्कृत मनुष्य समाज को विनिर्मित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही हो। इस संदर्भ में विज्ञजनों का ध्यान इस तथ्य पर गया है कि नवयुग के अनुरूप समुन्नत मनुष्य की पीढ़ियां विकसित करने के लिए उसकी मौलिक संरचना एवं विशेषता का द्वार खटखटाया जाए और उस मर्मस्थल में हेर फेर करके वो मार्ग निकाला जाए जिससे व्यक्तित्व के मर्मस्थल को सुधारना और मौलिक विशेषताओं से युक्त मनुष्य का निर्माण संभव हो सकेगा। घटिया पीढ़ियां इन दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन के प्रयासों को निरर्थक बना रही हैं, पर यदि अगले दिनों बढ़िया व्यक्तित्व ढल सके तो भविष्य में उनकी पीढ़ियां समुन्नत स्तर की बनती चली जाएंगी। तब उनके लिए न तो सुधार शिक्षण के भारी प्रयत्न करने होंगे और न प्रगति प्रयासों के असफल होते रहने का रोना पड़ेगा। कुछ समय पहले ये माना जाता था कि मनुष्य की निजी विशेषताएं ईश्वर प्रदत्त हैं और वे भाग्य विधान या पूर्व संचित संस्कारों के कारण पल्ले बंधी होती हैं और उन्हें बदल सकना मनुष्य के बस के बाहर है।
तब इस क्षेत्र के परिवर्तन के लिए किसी दैवी शक्ति के अनुग्रह से ही गुत्थी सुलझने की आशा की जाती थी। व्यक्ति का परिवर्तन, पीढ़ियों का समुन्नतीकरण यूं अभीष्ट तो सदा से रहा है और उसके लिए यथासंभव प्रयत्न भी चला है। इतने पर भी परिणाम की दृष्टि से प्रायः निराश जैसा ही होना पड़ा है। प्रयत्नों की असफलता को दैवी दुर्विपाक मानकर मन को समझाने और संतोष करने के अतिरिक्त उन दिनों और कोई चारा था भी नहीं। अब परिस्थितियों में भारी अंतर हुआ है। वंश परंपरा को विधि विधान मानते रहने की अपेक्षा अब मनुष्य के हाथ में ऐसे सूत्र लग गए हैं जिनसे ये विश्वास बंधा है कि मानवीय व्यक्तित्व के हर क्षेत्र में परिवर्तन संभव हो सकता है। वंश परंपरा के उद्गम स्रोतों को ढूंढ निकालने में अब सफलता मिल गई है। तदनुसार ये योजना बन रही है कि भावी पीढ़ियों का इच्छित निर्माण उन मर्मस्थलों में परिवर्तन करने से संभव हो सकेगा जो व्यक्ति की आकृति एवं प्रकृति को गढ़ने के लिए मूलतया उत्तरदायी हैं। वंश परंपरा को अब शाप, वरदान, भाग्य या अपरिवर्तनीय तथ्य नहीं माना जाता, वरन उसे एक ऐसा प्रवाह माना जाता है जो शुक्राणुओं और डिंबाणुओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बहता चला जाता है। ये प्रवाह जटिल भी है और हठी भी। फिर भी ये गुंजाइश विद्यमान है कि उसमें प्रयत्नपूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है और प्रवाह की पुरातन दिशाधारा को उलटकर उसे अभीष्ट दिशाधारा में बह चलने के लिए सहमत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वंश परंपरा के कारण स्वास्थ्य, कौशल, स्वभाव आदि के जो शारीरिक, मानसिक एवं अंतःकरण परक जो परिस्थितियां वर्तमान पीढ़ी के गले बंधी हुई हैं, उन्हें उतारा जा सकता है और साथ ही उसमें ऐसा सुधार समावेश किया जा सकता है जो भविष्य के समुन्नत मनुष्य के लिए अभीष्ट आवश्यक समझा गया है। प्रजनन का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए भूतकाल में मात्र शुक्राणु और डिंबकीट के सम्मिलन को श्रेय दिया जाता रहा है, पर अब उसके भीतरी अति सूक्ष्म एवं अति समर्थ घटकों का पता चला है जिन्हें गुण सूत्र कहा जाता है। भूतकाल में पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी, पर अब उसके अंतराल में अनेक लघु घटक ढूंढ निकाले गए हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार अब प्रजनन घटक शुक्राणु डिंबाणु नहीं रहे, वरन उनके भीतर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म घटक गुणसूत्र न केवल प्रजनन के वरन वंश परंपरा के साथ लिपटी हुई अनेकानेक क्षमताओं एवं विशेषताओं को हस्तांतरित करने वाले माने गए हैं। यूं ये गुणसूत्र शरीर की समस्त कोशिकाओं में निहित हैं, पर प्रजनन कृत्य को सफल बनाने में शुक्राणुओं और डिंबाणुओं में पाए जाने वाले घटक ही तात्कालिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनके अंतराल में न केवल नई संतान की आकृति वरन प्रकृति भी घुली होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पानी की लहर की तरह आगे आगे बढ़ती जाती है। इन गुणसूत्रों के साथ संरचना करने वाले रासायनिक पदार्थ तो रहते ही हैं, साथ ही एक ऐसा अदृश्य विद्युत प्रवाह भी घुला रहता है जिसमें पूर्व पीढ़ियों का अनेकानेक रहस्यमय कायिक, मानसिक विशेषताएं जुड़ी रहती हैं। इन गुणसूत्रों में पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का सम्मिश्रण रहता है। न केवल पिता, दादा, परदादा, सरदादा आदि की, वरन माता, नानी, परनानी, सरनानी आदि कितनी ही पूर्व पीढ़ियों की विरासत सन्निहित रहती है। आवश्यक नहीं कि वे सभी विशेषताएं एक साथ नई संतान में प्रकट हों, वरन अनुकूलता के अनुरूप उनमें से कुछ विशेषताएं संतान में प्रकट होती हैं और कुछ फिर किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप पड़ी रहती हैं। इनके प्रवाह में हर पीढ़ी के अनुभव अनुदान जुड़ते चले जाते हैं। आदि मानव की तुलना में अर्वाचीन पीढ़ी में पाए जाने वाले गुणसूत्र अत्यधिक विकसित हैं। उनके साथ एक के बाद दूसरी पीढ़ी के अनुदान जुड़ते चले आए हैं और सब मिलाकर स्थिति इतनी साधन संपन्न बन गई है कि उनमें पाए जाने वाले पक्षों में यदि उपयोगी अनुपयोगी का भेद एवं उपयोग करना संभव हो सके
तो हर स्तर की संतति उत्पन्न कर सकना भी सरल सिद्ध हो सकता है। गुण सूत्रों की संरचना एवं व्याख्या विवेचना काफी जटिल है, तो भी मोटी जानकारी के रूप में वंशानुक्रम के विद्यार्थी भी सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। इन प्राथमिक परिचय में जो सिखाया जाता है उसका सारांश ये है कि मानव जीवन के विधायक कुछ उत्पादक तत्व होते हैं जिन्हें बीज कोश कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के बीज कोश अपने विशिष्ट गुणों से युक्त होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों को लेकर बालक जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति के गुण उसके जनक माता और पिता पर ही आधारित नहीं हैं, वरन उसके दादा परदादा और पूर्वजों से भी संक्रमित होकर आते हैं। प्रत्येक सेल में वंशसूत्र क्रोमोसोम्स कुल 46 होते हैं, जिनमें से 23 शुक्र पिता एवं 23 अंडकोश माता से आते हैं। इन 46 में से 44 ऑटोसोम्स शरीर निर्माण संबंधी और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स लिंग निर्धारण संबंधी होते हैं। माता और पिता के 23 वंशसूत्रों से जीन्स का फ्यूजन एक रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। यही रासायनिक संयोग संतान के वंशानुगत गुणों का विधायक होता है। परीक्षण यही बताते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं जैसे रंग, रूप, लंबाई, स्वास्थ्य आदि पितृगत होते हैं। साथ ही मानसिक, चारित्रिक एवं स्वभावजन्य विशेषताओं में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। यही घटक वे जीवन तत्व हैं जो न केवल नई पीढ़ियां विनिर्मित करते हैं, वरन उन्हें पूर्वजों की चिर संचित शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बहुमूल्य संपदाओं के रूप में उन्हें हस्तांतरित भी करते रहते हैं। नई पौध किस स्तर की हो, इस संदर्भ में इसी बीज को संभालने सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। खेत में क्या उगाना है यह निश्चय करने के उपरांत सर्वप्रथम उसके लिए उपयुक्त बीज की तलाश करनी पड़ती है। ये ठीक है कि खाद पानी की सहायता से बीज को अंकुरित, विकसित एवं फलित होने का अवसर मिलता है, किंतु साथ ही ये भी निर्विवाद है कि जो बोया जाएगा वही उगेगा। यहाँ ये सिद्धांत तथ्यतः समझा जाना चाहिए कि सुसंस्कृत वातावरण ही ऐसी परिणतियों को जन्म दे सकता है जैसी कि प्रस्तुत प्रसंग में वांछित है। भावी पीढ़ी महामानवों की हो, इसके लिए अनिवार्य है कि जन्मदाताओं का स्वयं का स्तर ऊंचा हो, तप तितिक्षा से तपा उनका जीवन हो, बिना आध्यात्म साधना के अवलंबन के, अनुशासनों के परिपालन के ये संभव नहीं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।